नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम पर। हम लोग सभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी और अन्य एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, और इसमें एक तरफ प्रशासनिक पद है, दूसरी तरफ इनके कार्य क्या हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें मुगल बादशाह या राज्य का प्रधान, अंतिम कानून निर्माता, शासन व्यवस्थापक, मुख्य न्यायाधीश और सेनापति होता था। अगला है वकील या वजीर या दीवान, ये प्रधानमंत्री होता था। फिर दीवान ए वजीरात ए कुल, ये राजस्व एवं वित्तीय मामलों का प्रबंधन करता होता था। अगला है दीवान ए खालफा या शाही भूमि यानी कि खालफा की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट है दीवान ए तन, यह वेतन और जागीरों की देखभाल करने वाला होता था। नेक्स्ट है मुस्तौफी, यह आय और व्यय का निरीक्षण यानी कि लेखा परीक्षक होता था। आय और व्यय की निरीक्षण करने वाला, इसको लेखा परीक्षक भी कहते थे। अगला है वाकिया नवीस, यह सभी पत्र व्यवहार और घटनाओं का रिकॉर्ड रखने वाला होता था। इसको समाचार लेखक भी कहते थे। अगला है मुखर्रिफ, यह दफ्तर की देखभाल करने वाला होता था। नेक्स्ट है मीर बख्शी, यह सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। नेक्स्ट है फुद्र उफ फुद्र, शेख उल इस्लाम भी कहते थे इसको। यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। नेक्स्ट है काजी उल कुजात, यह न्यायिक कार्य होता था। इसका काम प्रायः दोनों कृत्य एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। मुहतसिब है नेक्स्ट, यह जन आचरण का निरीक्षक होता था, यानी कि न्यायिक, यहाँ पे जो दोनों कार्य दिया गया है, एक तो है न्यायिक कार्य का न्यायाधीश और दूसरा धार्मिक कार्यों का न्यायाधीश। मुहतसिब हमने देख ही लिया, यह जन आचरण का निरीक्षक होता था। अगला है मीर ए फामा, यह बादशाह के परिवार, उसके महल और उसकी व्यक्तिगत तथा दैनिक आवश्यकताओं की ज़रूरतों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट है मीर ए आतिश, यह दरोगा एवं तोपखाना भी, दरोगा ए तोपखाना भी बोलते थे इसको, यह शाही तोपखाने का प्रभारी होता था। नेक्स्ट है दरोगा ए डाक चौकी, यह गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी व शाही पत्राचार प्रभारी होता था। नेक्स्ट है शाही तौजीह, यह सैनिक लेखाधिकारी होता था। नेक्स्ट है मीर ए अर्ज, यह बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। नेक्स्ट है मीर ए बर्र, यह वन विभाग का अधीक्षक होता था। अगला है मीर ए बहर, यह जल सेना का प्रधान होता था। नेक्स्ट है मीर ए तुजुक, यह मीर ए तोजक होता, इसको या मीर ए तुजुक या मीर ए तोजक, यह धर्मानुष्ठान का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है नाजिर ए बयूतात, यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। नेक्स्ट है खुफिया नवीस, यह गुप्त पत्र लेखक होता था। अगला है हरकारा, यह जासूस और खंदेश वाहक होता था। अगला है वितिकची, यह दरबार की घटनाओं एवं खबरों को लिखना इसका काम होता था। नेक्स्ट अगला है आमिल, यह गांवों में भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। अगला है मुतखद्दी, यह बंदरगाहों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। तो हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। सिपह सालार, यह प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान, यह प्रांत में आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बख्शी, यह प्रांत में सैन्य व्यवस्था करना इसका काम था। कोतवाल, नगर पुलिस के प्रधान अधिकारी को कोतवाल कहते थे। सरकार यानी देख लेते हैं, जब हम सरकार की चर्चा करेंगे। फौजदार, सरकार यानी कि जिले का मुख्य प्रशासक होता था। अमल गुजार, सरकार यानी कि जिले, उस समय जिले को सरकार कहते थे, का वित्त अधिकारी होता था। वितिकची, यह अमल गुजार के अधीन एक लिपिक को भूमि और लगान संबंधी कागज तैयार करता था। नेक्स्ट है खजानदार, यह जिले सरकार का खजांची होता था। नेक्स्ट है परगना, परगना का में जो ठेकेदार होता था, यह परगने का मुख्य अधिकारी होता था। आमिल परगने का वित्त अधिकारी होता था। फौजदार यह परगने का खजांची होता था।
कानून गो, परगने के पटवारियों का प्रधान, लगान, भूमि और धर्म संबंधी सभी कागजों को तैयार करना इसका काम होता था। कारकुन या परगने का क्लर्क जो लिखा पढ़ी का कार्य करता था उसको कारकुन कहते थे। अब ग्राम प्रशासन देखेंगे। खुद खुद या मुकद्दम या चौधरी या ग्राम प्रधान, इसके चार नाम थे। इस पोस्ट का चार नाम था, खुद या मुकद्दम या चौधरी या ग्राम प्रधान। यह गांव का मुख्य अधिकारी होता था। पटवारी यह ग्राम प्रधान का सहायक होता था। मुगल कालीन सूबों के बारे में चर्चा करेंगे। जो मुगल काल में सूबे थे: आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, बिहार, गुजरात, अजमेर, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मालवा, कश्मीर, उड़ीसा, ठट्टा यानी कि सिंधु, खानदेश, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, अफगानिस्तान का क्षेत्र, ये सारे मुगल कालीन सूबे थे। अब हम देखेंगे अशोक द्वारा भू राजस्व हेतु भूमि का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले पोजल था। यह सबसे श्रेष्ठ भूमि होती थी जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। अगला था परौती, या इसको परती भी कहते थे। यह वह भूमि होती थी जिसे अपनी उत्पादन शक्ति को पुनः संचित करने के लिए 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। अगली प्रकार की भूमि थी छच्छर, या इसको चाचर भी कहते थे। यह वह भूमि होती थी जिस पर 3 या 4 वर्ष खेती नहीं की जाती थी। बंजर वह भूमि होती थी जिस पर 5 या उससे भी अधिक वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी। अब हम मुगल कालीन शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आर्थिक शब्दावली है। आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें है, एक क्षण दोस्तों, अबवाब या सरकारी अधिकारियों और जमींदारों द्वारा लगाए जाने वाले विविध प्रकार के उपकर को अबवाब कहते थे। अल्तमगा या सरकारी अनुदान, एक विशेष प्रकार की काश्तकारी जिसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी, उसको अल्तमगा कहते थे। आमिल साधारणतया गांवों में भूमि कर वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। बंजारा अनाज अथवा पशु व्यापारी हिंदुओं की एक घुमक्कड़ जनजातियां थी। बटाई खेत जोतने वाले और भूस्वामी अथवा सरकार के बीच उपज के बंटवारा था। ये दस्तूर अकबर और उसके बाद के काल में राजस्व निर्धारण की दरों की सूची जो नकदी दरों में दर्शाई जाती थी उसे दस्तूर कहते थे। दीवान राजस्व अधिकारी को दीवान कहते थे। दाम अकबर द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। गंज स्थायी रूप के लगने वाला एक छोटा सा बाजार उसके गंज कहते थे। गुमास्ता एक अधिकारी अथवा अधीनस्थ कर्मचारी को गुमास्ता कहते थे। हाफिल वास्तविक आय को हाफिल कहते थे। हुंडी स्वदेशी बैंकर द्वारा जारी किया गया भुगतान पत्र जिसके आधार पर एक स्थान के व्यापारी के रूप में दूसरे स्थान के व्यापारी से एक स्थान के व्यापारी के रुपए ले लिए जाते थे, यानी कि हुंडी को फिर से हम देख लेते हैं। स्वदेशी बैंकर द्वारा जारी किया गया भुगतान पत्र जिसके आधार पर एक स्थान के व्यापारी को रुपए देकर दूसरे स्थान के व्यापारी के रुपए ले लिए जाते थे, इसको हुंडी कहते थे। इजारा ठेका विशेष रूप से भू राजस्व का ठेका, उसको इजारा कहते थे। इजारादार भू राजस्व के ठेकेदार को इजारेदार कहते थे। इनाम भेंट कल्याणकारी कार्यों के लिए किया गया दान को इनाम कहते थे। जागीर मुस्लिम शासन के दौरान वह क्षेत्र जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में नियत अवधि के लिए दिया जाता था। जमा राज्य द्वारा निर्धारित किसी क्षेत्र अथवा जागीर का कुल राजस्व को जमा कहते थे। जरीब जमीन मापक उपकरण, इसके जमीन का क्षेत्र निर्धारित किया जाता था जिसे पैमाइश कहा जाता था। जजिया गैर मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले व्यक्तिगत कर को जजिया कहते थे। कानून गो
भूमि के विभिन्न हितों, नियमों और भू राजस्व वसूली का रिकॉर्ड रखने वाला सरकारी कर्मचारी जो लेखपाल अथवा पटवारी के ऊपर होता था। खालसा भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण और प्रबंधन में रखी गई भूमि को खालसा भूमि कहते थे। खराज गैर मुस्लिम किसानों के वसूल किए जाने वाले भूमि कर को खराज कहते थे। खिदमती अधीनस्थों द्वारा अपने उच्च अधिकारी को दी गई भेंट को खिदमती कहते थे। खुदकास्त भूस्वामी द्वारा अपनी जमीन पर स्वयं खेती करना, जबकि पाही कास्त इसके विपरीत होता था। करोड़ी खालिफा भूमि से होने वाले राजस्व को संग्रह करने वाले अधिकारी को करोड़ी कहते थे। मदद ए माफ विद्वान अथवा धार्मिक लोगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व परोपकारी संस्थान को मदद ए माफ कहते थे। महल अकबर के शासनकाल में राजस्व का एक विभाग था। मालिकाना जमींदार अथवा भूस्वामी को दिया जाने वाला एक विशेष भत्ता। मंडी नियमित रूप से लगने वाला बड़ा बाजार को मंडी कहते थे। मौजा राजस्व के संदर्भ में गांव के लिए प्रयुक्त शब्द को मौजा कहते थे। मुहर अथवा मुहर मुगल कालीन सोने का सिक्का होता था। मुतालबा राजस्व की मांग है अथवा बकाया राजस्व की वसूली को मुतालबा कहते थे। नजराना निष्ठा यानी कि स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला उपहार अथवा अधिकार के लिए शासन के लिए दिया जाने वाला कर। पैबाकी हस्तांतरण के लिए आरक्षित क्षेत्र, लेकिन कुछ समय तक इसकी व्यवस्था सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाती थी। पाही कास्त आमतौर पर एक गांव में अपनी भूमि के अतिरिक्त दूसरे की भूमि पर का इच्छानुसार खेती करना। परगना यह गांवों का समूह होता था। पटेल यह गांव का मुखिया होता था। पट्टा राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी द्वारा राजस्व देने वाले को दिया गया दस्तावेज, इसके बदले में उसे कितनी धनराशि देनी है। कबूलियत राजस्व अदा करने के लिए दिया गया लिखित वचन पट्टे की प्रतिलिपि को कबूलियत कहते थे। पटवारी गांव के लेखपाल को पटवारी कहते थे। राई इसका आंक है जिसके रूप में राजस्व की तालिका है। इस तालिका का प्रयोग राजस्व के आकलन तथा उसकी उपज का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग दस्तूर यानी राजस्व की नकदी दरों की तालिका के पीठ के ठीक विपरीत अर्थ में होता था। रे या राई का प्रयोग। फर्राफ देखी महाजन तथा उधार देने वाले को फर्राफ कहते थे। सुयूर गाल मुगल काल में बादशाह द्वारा दिए गए भत्ते को सुयूर गाल कहते थे। ताल्लुक अधीन क्षेत्र के आश्रित राज्य को ताल्लुक कहते थे। तकाबी सरकार द्वारा किसानों को दी गई पेशगी रकम को तकाबी कहते थे। तुयूल राजस्व का निर्धारण, यह जागीर तथा रक्ता का पर्याय है। उफ्र इस्लामी कानून के अंतर्गत 10वें हिस्से के बराबर लगाया गया धर्म शुल्क को उफ्र कहते थे। वजीफा बादशाह द्वारा धर्मार्थ अथवा सहानुभूति स्वरूप दिया गया भत्ता को वजीफा कहते थे। इसमें नकद राशि दी जाती थी। जब्त अकबर द्वारा निर्धारित, जहां यह प्रणाली प्रचलित थी वहां क्षेत्र के लिए जब्ती विशेषण का प्रयोग होता था। जमींदार ए जोर तलब जमींदार जो केवल बलपूर्वक ही राजस्व की भरपाई करते थे उन्हें जमींदार ए जोर तलब कहते थे। अलतमगा पुरस्कार स्वरूप दिए गए मुगलकालीन भू अनुदान को अलतमगा कहते थे। कनकूत लगान निर्धारण की एक पद्धति जिसमें उपज के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण होता था, उसे कनकूत कहते थे। खराज गैर मुस्लिम भूमिपतियों को लगने वाले भू राजस्व कर को खराज कहते थे। खुम्फ युद्ध में प्राप्त शत्रु की संपत्ति को खुम्फ कहते थे। खुदकास्त भूस्वामी भूकृषक
भूस्वामी कृषक जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे उसे खुद काश्त कहते थे। जागीर भूमि अनुदान जो प्रशासनिक अधिकारी को वेतन भुगतान के एवज में दिया जाता था। दस्तूर लगान की निर्धारित नगद राशि को दस्तूर कहते थे। मुआफ़ी सेवा अथवा धर्म के लिए दिए गए दान के आधार पर राजस्व को मुक्त भूमि को मुआफ़ी कहते थे। है तो दोस्तों अभी बहुत कुछ, लेकिन अब आगे देखेंगे इसकी। लेकिन चलो प्रशासनिक भी देख लेते हैं। एक क्षण दोस्तों, और इसके प्रशासनिक भी देख लेते हैं। प्रशासनिक जो शब्दावलियाँ हैं उसको भी देख लेते हैं। आमिल गाँवों में भूमि कर वसूल करने वाले पदाधिकारी को आमिल कहते थे। अताबेक अवयस्क शासकों के संरक्षकों के लिए प्रयुक्त एक तुर्की उपाधि थी। अताबेक बेग उच्च स्तर अथवा ओहदे वाले मनुष्य के लिए प्रयुक्त एशियाई अथवा तुर्की नाम को बेग कहते थे। दंड गांव, मौजा, कुरियत का पर्याय। दिफाई जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी। दीवान राजस्व मंत्री। फौजदार प्रांतीय प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी को फौजदार कहते थे। गाजी जिहाद में आस्था रखने वाला योद्धा को गाजी कहते थे। खानजादा उमरा वर्ग के शहजादे यानी कि बेटे को खानजादा कहते थे। कोतवाल नगर की सुरक्षा की देखभाल करने वाला प्रशासनिक अधिकारी को कोतवाल कहते थे। कुलकर्णी गांव का लेखपाल को कुलकर्णी कहते थे। मुकद्दम गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते थे। शेखजादा भारतीय मुसलमान को शेखजादा कहते थे। अमीन शेरशाह के अधीनस्थ परगना में लगान वसूल करने वाले अधिकारी को अमीन कहते थे। अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का प्रधान खलीफा की उपाधि, इसको अमीरुल मोमिनीन कहते थे। आइन ये सरकारी नियम होता था। करोड़ी अकबरकालीन लगान वसूल करने वाला अधिकारी को करोड़ी कहते थे। कारकुन लगान का हिसाब किताब रखने वाले लिपिक को कारकुन कहते थे। गुमास्ता प्रतिनिधि को गुमास्ता कहते थे। नबी खंदा लिपिक को नबी खंदा कहते थे। बंदा शाहिदाफ को बंदा कहते थे। मुतखद्दी पत्तनों की देखरेख करने वाला मुगल प्रशासनिक अधिकारी को मुतखद्दी कहते थे। लश्कर सेना को लश्कर कहते थे। वजीरे मुतलक सर्वशक्ति संपन्न वजीर, इसको प्रधानमंत्री भी कहते थे और इसी को वजीरे मुतलक कहते थे। वली अहद उत्तराधिकारी राजकुमार जो होता था उसको वली अहद कहते थे। अन्य शब्दावलियाँ देखेंगे यहाँ पर। तरफ बहमनी राज्य की एक प्रशासनिक इकाई थी, उसे तरफ कहते थे। तौहीद अल्लाह के एक होने का विश्वास यानी कि आस्तिक को तौहीद कहते थे। बलाहार साधारण किसान को बलाहार कहते थे। मकतब इस्लामी शिक्षा का प्राथमिक केंद्र को मकतब कहते थे। मदरसा इस्लामी शिक्षा के उच्च केंद्र को मदरसा कहते थे। फकर ध्वज व्यापारियों के ध्वज या झंडे को फकर ध्वज कहते थे। हिसार दुर्ग को हिसार कहते थे। सौनिहर निगार जमींदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण को सौनी निगार कहते थे। पेशगर मुगल काल में विभिन्न अवसरों पर अमीरों द्वारा बादशाह को दी गई भेंट या नजराना को पेशकश कहते थे। सिक्के मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। बाबर के चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम तथा दूसरी ओर बाबर का नाम एवं उपाधि अंकित है। बाबर ने काबुल में चांदी का फारूक तथा कंधार में बाबरी नाम का सिक्का चलाया। अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल की स्थापना की और ख्वाजा अब्दुल समद को उसका प्रधान नियुक्त किया। अकबर ने अपने समय में सोना, चांदी और तांबे के विभिन्न तोल और मूल्यों के सिक्के चलाए और उनका पारस्परिक अनुपात निश्चित किया था। अकबर ने राम सीता की आकृति युक्त सिक्के चलवाए। अकबर ने, देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात लिखी गई है कि अकबर ने राम सीता की आकृति युक्त सिक्के चलवाए।
अकबर के कुछ सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा में वर्णित कुछ पंक्ति भी उत्कीर्ण मिलते हैं। अफीरगढ़ की विजय की स्मृति में अकबर ने अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। जहांगीर ने अपने कुछ सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। शाहजहां के कुछ सिक्कों पर उसे हाथ में शराब को प्याला के लिए हुए दिखाया गया है। जहांगीर के कई सिक्कों पर हिंदू राखी चक्र के चिन्ह हैं। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया था। औरंगजेब के कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहवई द्वारा रचित एक पद्य अंकित है। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। मुहर अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का एक मुहर 9 रुपये के बराबर होता था। यह मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। संसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का होता था। इसका प्रयोग बड़े लेन देनों में होता था। रुपया चांदी का सिक्का होता था। शेरशाह द्वारा प्रवर्तित। इसका वजन 172.5 ग्रेन होता था। जलाली अकबर द्वारा चलाया गया चांदी का चौकोर सिक्का था। ये अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। इसकी कीमत रुपए के 40वें भाग के बराबर थी जो चांदी का सिक्का था। और चांदी के सिक्के की कीमत मतलब जो तांबे का सिक्का था इसकी कीमत 1 मिनट कुछ तो हम हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में इसको क्लियर कर लेंगे। जीतल तांबे का सबसे छोटा सिक्का होता था जो दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। निसार जहांगीर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का होता था। यह रुपए के 1/4 मूल्य के बराबर होता था। आना शाहजहां द्वारा चलवाया गया सिक्का होता था ये जो दाम और रुपए के बीच का होता था। मुद्रा के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। इधर मुद्रा है, इधर प्रकार है। सबसे पहले सिक्का है। यह ताज़ा मुद्रित रुपया होता था। चलनी पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के होते थे। खजाना पूर्व शासकों के समय प्रचलित सिक्के होते थे। पेठ यह एक विशेष बाजार या क्षेत्र होता था। दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए और अगर ये चैनल सही लग रहा है तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लास फॉर एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।